नमस्ते, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है और द लॉ टेल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि उस वीडियो में मैंने कुछ मूलभूत प्रश्नों को उजागर किया था कि क्या हमारे देश में लीगल फ्रेटर्निटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे जुडिशियल सर्विसेज़ के हों, चाहे एपीओ से रिलेटेड हों, ये सही ढंग से कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और कुछ मूलभूत प्रश्न मैंने पूछे थे, जिनका ज़ाहिर है कोई जवाब मुझ तक नहीं पहुँचा है। आज एक विधि का छात्र और विधि का शिक्षक होने के नाते मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2025 को। हो सकता है ये वीडियो आप जनवरी में या और बाकी महीनों में देखें, 2026 के आने वाले दिनों में देखें। लेकिन इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे पूरा देखिएगा और समझिएगा कि ये सवाल हमारे देश के सभी लॉ स्टूडेंट्स को और इनफैक्ट नॉन लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को क्यों पूछना चाहिए। क्या ये सवाल हमें अपने आप से और हमारी जुडिशरी से नहीं पूछने का अधिकार है जब हम हमारे मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में। बिना देरी किए इस सेशन की मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूं और हमारा जो प्रश्न है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है क्या जुडिशरी वाकई में स्वतंत्र है हमारे देश में। और इस चीज को बैक करने के लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपके सामने 2025 के कुछ ऐसे शॉकिंग जजमेंट्स को डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हमने ये पाया है कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली, अपने ही डिसीजंस को पलटती हुई पाई गई है और ये मेजर डिसीजंस हैं जो कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं। हालांकि समय की कमी के कारण मैं सभी जजमेंट्स को यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ। टोटल मेरे पास 6 जजमेंट्स थे, मैं केवल 4 को यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। लेकिन इन सभी जजमेंट्स को देखते वक्त आपको ये लगेगा कि क्या हमारे देश में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह ही किसी चीज को लेकर के या किसी बात को लेकर के स्थिर नहीं है। तो क्या हमारे देश में जुडिशरी की जैसी स्थिति है, क्या वो कंसर्न का मसला बनता है या नहीं बनता है। ये पूरा वीडियो मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और एमएसएन के आर्टिकल्स के हिसाब से बना रहा हूं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसको ध्यान में रख के बना रहा हूं। सो ध्यान से सुनिए। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वह यही है कि क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब एसपी गुप्ता केस की बात करें तो उसमें यह चीज कह दी गई है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका यह मतलब हुआ कि भारत देश में जो न्यायालय हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, वो सभी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या हैं, पूरी तरीके से फ्री हैं फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही इंटरफेरेंस स्टैब्लिश करता है कि हमारी जुडिशरी क्या इनमें से किसी से भी इंफ्लुएंस होती है या नहीं होती है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस वीडियो में तो आर्टिकल 50 हमें संविधान का यह कहता है कि हमारी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से विभिन्न है, अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार से कार्यपालिका का कोई लेना देना नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है जुडिशरी के काम में। तो इस हिसाब से हमारे देश में जो जुडिशरी है, ना तो वो विधायिका द्वारा अफेक्टेड होनी चाहिए, इंटरफेयर्ड होनी चाहिए, ना ही एग्जीक्यूटिव द्वारा इंटरफेयर्ड होनी चाहिए, ना ही किसी ऑटोनॉमस बॉडी द्वारा, चाहे वो किसी स्टैट्यूट के आधार पे बनाया गया हो, चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, इनसे इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। ना ही मीडिया से इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, चाहे प्रिंट हो, डिजिटल हो या सोशल मीडिया हो। ना ही किसी प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स, चाहे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या रीजनल लेवल का कोई भी ऐसा ग्रुप हो, वो हमारे देश के न्यायालयों को इंपैक्ट नहीं कर सकता, उनके डिसीजंस पे प्रभाव नहीं डाल सकता है। अब इस चीज को ध्यान में रख के एक बात और देख लीजिए कि हाउएवर द इंडियन जुडिशरी कंप्राइजेस ऑफ बोथ द बेंच एज वेल एज द बार। यानी कि जब हम न्यायालयों की बात करते हैं तो केवल जज न्यायालय नहीं बनाते हैं, जजों के साथ साथ एडवोकेट्स, पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी जो कि जुडिशरी के स्ट्रक्चर के काम में इन्वॉल्व है, उन सब की यहां पे जरूरत होती है और उन सबको जोड़ करके बनती है इंडियन जुडिशरी। तो जब हम जुडिशरी की बात करेंगे तो हम जुडिशियल ऑफिसर्स की भी बात करेंगे, बार काउंसिल्स की भी बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए सभी लोगों की भी बात करेंगे। साथ ही साथ दे हैव टू अपहोल्ड, मतलब द जुडिशरी हैव टू अपहोल्ड द
fundamental rules laid down by the Indian Constitution, for example socialist, secular, equality वगैरह वगैरह। ये कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, इनको अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी हमारे देश के न्यायालयों पर है। अब आते हैं उन जजमेंट्स की ओर जो कि ये दिखाते हैं कि क्या वाकई में इन सारे पैरामीटर्स को सेफगार्ड किया गया और क्या हमारे देश में पूरी जो जुडिशियल सिस्टम है वो किसी भी स्तर पे इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। एक एक करके इन शॉकिंग जजमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले ये बता देता हूं आप लोगों को कि 2025 जो है इसको ईयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में बाय एमएसएन और टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, उसको पढ़िएगा। अब देखिए, a bench of Justice Dipankar Datta and Justice A.G. Masih has said that public confidence in the judiciary would be undermined if cases are reopened and special benches are set up to rehear a case at the behest of some party aggrieved by the वर्डिक्ट। यानी कि यहां पे दोनों जस्टिसेस का यह कहना है कि यदि केसेस बार बार रीओपन होंगे, बार बार स्पेशल बेंचेस बनेंगी, तो लोगों का देश की न्यायपालिका से भरोसा उठेगा। साथ ही साथ यह भी ऑब्जर्वेशन रखा गया जस्टिसेस के द्वारा, इन द रीसेंट पास्ट वी हैव रादर पेनफुली ऑब्जर्व्ड अ ग्रोइंग ट्रेंड in this court, of which we too are an indispensable part, of verdicts pronounced by judges, whether still in office or not, and irrespective of the time lapse since pronounced, being overturned by the succeeding benches or specially constituted benches at the behest of some party aggrieved by the verdicts prior in the point of time। ये अपने आप में जस्टिसेस की ऑब्जर्वेशन है जो ये दिखाता है कि हमारे देश में न्यायपालिका एक जजमेंट पे खुद स्थिर नहीं रह रही है कुछ जगहों पे, और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शॉकिंग जजमेंट्स अभी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया वर्सेस वन शक्ति केस या वन शक्ति केस। इसमें ध्यान से देखिए, 16 मई 2025 को Supreme Court bench of Justice Oka and Justice Bhuyan held that the concept of ex post facto environmental clearance is alien to Indian environmental jurisprudence and anathema to the law. The Supreme Court held that environmental clearances cannot be treated as a mechanical exercise and cannot be retrospective. ये होल्ड किया गया वन शक्ति या वन शक्ति वर्सेस यूआई के केस में। अब इसमें हुआ क्या है, इसका मैं एक लाइन में ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूं। अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, अगर किसी भी प्रकार का उद्योग वगैरह शुरू होता है जो कि इन्वायरमेंट को इंपैक्ट कर सकता है, तो पहले उसे जरूरत होती है एक इन्वायरमेंट क्लियरेंस की। एक बार वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई तो वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 16 मई का जजमेंट ये कहता है कि इंडस्ट्री शुरू होने के पहले आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा, उसके बाद आप इंडस्ट्रीज को शुरू करिए, ना कि अदर वे राउंड। मतलब एक बार आपने इंडस्ट्री शुरू कर दी, उसके बाद हाय तौबा मचाई कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे पैसों का नुकसान हो जाएगा, तो कृपया कर प्रेशर बना करके इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दिया जाए। इस बात को रोका गया 16 मई 2025 के जजमेंट में। अब देखिए, इसके बाद क्रेडाई वर्सेस वन शक्ति का जो केस है 18 नवंबर 2025 को, यानी सेम ईयर में 5-6 महीने बाद रिव्यू कोर्ट ने क्रेडाई वर्सेस वन शक्ति को ओवरटर्न कर दिया। मई 2025 में जो आया था डिसीजन इन वन शक्ति, द रिव्यू ऑथर्ड बाय former Chief Justice of India Justice B.R. Gavai with a concurring opinion by Justice K.V. Chandran upheld executive action permitting the grant of environmental clearance after the commencement or expansion of activities without the mandatory prior permission। यानी कि करंट स्टेटस ये है कि आप इंडस्ट्री शुरू करिए, जब इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी तो जो भी इंडस्ट्री है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसको एक एनवायरमेंट क्लियरेंस उसके शुरू होने के बाद भी दिया जा सकता है। अब यहां पे इस जजमेंट में जो बेंच थी, उन्होंने अपने डिसीजन में जो एग्जांपल्स दिए वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के दिए, मतलब सरकारी प्रोजेक्ट्स के दिए, किंतु उन्होंने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि साइलेंट रह गए। अब अगर उस लॉजिक से हम चलें तो यहां पे एनवायरमेंट क्लियरेंस पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स को एक्स पोस्ट फैक्टो दिया जा सकता है। मतलब जजमेंट आज आए, मतलब जजमेंट आज माइनिंग शुरू हो जाए, आज किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री शुरू हो जाए और उसको एक बैक डेटेड एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा।
इस जजमेंट के हिसाब से इसका इंपैक्ट क्या होता है? अ रीडिंग ऑफ द रिव्यू जजमेंट लीव्स वन विद द फीलिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट फुली अप्रिशिएटेड व्हाट इट्स कंक्लूजन मीन फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये एक बेहतरीन सवाल है जो हमें हमारे देश की न्यायपालिका से पूछना चाहिए। सही बात है, जस्टिस बी आर गवई साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये जरूर कहा था कि जजेस को, जो ऑथर होते हैं जजमेंट को, उन्हें क्लैरिफिकेशंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु 6 महीने में ही ऐसा परिवर्तन समझ से परे है। आगे चलते हैं, एक और जजमेंट है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। यहां देखिए 8 अप्रैल 2025 को एक डबल जज बेंच, डिवीजन बेंच, जस्टिस जेबी पारदीवाला साहब और जस्टिस आर महादेवन साहब के सामने ये क्वेश्चन आया कि भाई क्या गवर्नर जो होते हैं या प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 201 की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकते हैं? मतलब मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी बिल पास होके पहुंचा, तो क्या एक अपॉइंटेड हेड एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर के द्वारा भेजा गया बिल हैंग करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है? तो यहां पे पारदीवाला साहब और जस्टिस महादेवन साहब ने they placed guardrails on the exercise of the discretionary powers by the governor and presidents under article 201 respectively when it came to assenting or withholding the assent to the bill. The court held that governor's power to assent cannot be exercised based on irrelevant considerations, must adhere to the principles of natural justice and should be exercised without malefides. As a safeguard against prolonged inaction by the governors in assenting to bills, the bench also laid down timelines as standard for the judicial review. यानी बेंच ने ये कहा कि भाई जिस प्रकार से किसी और अथॉरिटी के लिए टाइमलाइन होती है, ठीक उसी प्रकार से गवर्नर्स के लिए भी एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि वो कब तक बिल को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद इन द वेक ऑफ दिस डिसीजन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू at the prompting of the executive referred a list of questions to the Supreme Court. यानी कि सेंटर ने कहा द्रौपदी मुर्मू मैम को कि मैम आप जरा इस मामले को दोबारा से रिव्यू करवाइए, इसको दोबारा से चेक करवाइए, यानी कि रादर एक तरीके से कह सकते हैं रेफर करवाइए एक हायर बेंच को। तो इन्होंने क्या किया, द्रौपदी मुर्मू मैडम ने, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए जो कि पहुंचते हैं हमारे पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास नवंबर 2025 में। और नवंबर 2025 में एक संविधान बेंच बैठती है, स्पेशल बेंच बैठती है, 5 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब, एंड इट रिस्पॉन्डेड टू दिस रेफरेंस इन एन एडवाइजरी ओपिनियन। द रेफरेंस bench found that the governor is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers when it makes one of the 3 choices: assent to the bill, withhold it, or return to the assembly, reserve it for the president's consideration. The 5-judge bench provided no meaningful standards to guide the governor's discretion in discharging these crucial constitutional functions. In doing so, the advisory opinion carved out wide discretionary powers for governor, arguably enabling to override the elected legislature's will without being bound by any guiding standards. आपको एक चीज बताता हूं, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक सिंपल नया रूल ले डाउन किया है जिसको इलैबोरेट करने का इन्होंने कोई कष्ट नहीं उठाया, और वो रूल है लिमिटेड मैंडेमस का। लिमिटेड मैंडेमस, मैंडेमस एक रिट होती है आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत, जिसका मतलब होता है कमांड देना, किसी व्यक्ति को कोई चीज करने को कहना। अब चक्कर ये है कि लिमिटेड मैंडेमस जैसी कोई चीज होती नहीं है, संविधान में नहीं लिखी हुई है, इसको नया डेवलप किया गया है इन दिस जजमेंट, और इसके अंतर्गत इंस्टेड द बेंच पेव्ड द वे फॉर व्हाट इज कॉल्ड द लिमिटेड मैंडेमस और लिमिटेड डायरेक्शंस वेयर द डिले बाय द गवर्नर वाज फाउंड अनरीजनेबल और कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन। मतलब सिर्फ पूछा जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आपने इस बिल को होल्ड करके क्यों रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो कि एक तरीके से सही भी है। किंतु जब एक जजमेंट ये कहता है कि भाई गवर्नर साहब से भी पूछिए, उनको भी अकाउंटेबल बनाइए कि वो टाइमलाइन को क्यों नहीं फॉलो कर सकते या क्यों वो एक टाइमलाइन से बंधे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में इस प्रकार का जजमेंट कितना सही है कितना गलत है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप इन जजमेंट्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनके बारे में जरूर पढ़िए और वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश की जुडिशरी वाकई में इंडिपेंडेंट है, और क्या वो सभी बॉडीज जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या वो हमारे न्यायपालिका को किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करती हैं। ओवर टू द नेक्स्ट जजमेंट, दिस इज द जजमेंट ऑफ सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज किड्स पे प्राइज।
जिनको नहीं पता, ये भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का, इफ आई एम नॉट कोटिंग रॉन्ग, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। और आप सभी को मालूम है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑर्डर्स दिए हैं। ओरिजिनली जो ऑर्डर था वो इस केस में ले डाउन किया गया था, इट्स अ सुओ मोटो केस, खुद से सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया। और 11 अगस्त 2025 को जेबी पर्दीवाला साहब और जस्टिस महादेवन साहब की बेंच ने डायरेक्ट किया दिल्ली एनसीआर अथॉरिटीज टू कैप्चर, स्टेरलाइज, vaccinate and relocate all strays to shelters within 8 weeks, expressly barring release back onto the streets. Thereafter, via administrative orders, the matter was placed before a 3-judge bench to consider the wider set of operational and legal issues and ensure consistency across directions. आप सभी लोग जानते हैं कि जब 11 अगस्त को ये ऑर्डर आया, इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे एक डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि क्या पेट्स के विरुद्ध या क्या स्ट्रे डॉग्स के विरुद्ध ऐसा कदम उठाना सही है या गलत है। मैं भी पर्सनली अपने लेवल पे एक डॉग पर्सन हूं, शायद आपको भी जानवर या कुत्तों से या बिल्लियों से प्रेम होगा, लेकिन जरा इस बात को ध्यान से देखिए। यदि जजमेंट देना ही था तो आराम से दिया जा सकता था, जल्दीबाजी नहीं करनी थी। यदि जजमेंट आना ही था तो उसको 3 लेवल्स पे कवर करने की क्या जरूरत थी, ये हमें नहीं समझ में आता। पहली बात, 11 अगस्त को जब ये ऑर्डर दिया जाता है, नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट चलता है, नेशन वाइड एक इरप्शन हो जाता है कि भाई ये गलत हो गया है। तब 22 अगस्त 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ साहब, जस्टिस मेहता और जस्टिस अंजारिया साहब का जजमेंट एक आता है, एक स्टेटमेंट आता है, एक्नॉलेज दैट अ ब्लैंकेट non-release direction was too harsh and kept the 11th August bar on release in abeyance, मतलब इस ऑर्डर को रोक दिया। Restoring the statutory position, pick up, sterilize, deworm, vaccinate and release the dogs to the same locality except if they are rabid, मतलब यदि उनसे किसी प्रकार का कोई डिसीज फैल सकता है तो उस कंडीशन में तो आप रख लीजिए, लेकिन अदरवाइज उन जानवरों को स्टेरिलाइज करके, ठीक, स्टेरलाइज करके, पिकअप करके, स्टेरलाइज करके, डीवॉर्म करके, मतलब उनको एक तरीके से डॉसाइल करके, वैक्सीनेट करके उसी जगह पे वापस छोड़ दीजिए। इन एडिशन, द कोर्ट मैंडेटेड डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पेसेस एंड हेल्पलाइंस टू रिपोर्ट वायलेशंस, सिग्नलिंग एन एफर्ट टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर अराउंड स्ट्रेज एज मच एज कैनाइन मूवमेंट, क्योंकि कैनाइन मूवमेंट चल गया था देश में। इसके बाद देखिए, जब ये जजमेंट आ गया 22 अगस्त को, हबड़ में एक स्टैंडिंग आ गई, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2025 को सेम बेंच ने ये होल्ड किया, इट इज नॉट अ सिटी वाइड नॉन रिलीज मैंडेट, इंस्टेड इट कार्व्स आउट, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, इट कार्व्स आउट इंस्टीट्यूशनल एरियाज, schools, colleges, hospitals, sports complex, bus depots and stands including ISBTs, railway stations as spaces requiring exceptional preventive measures. Within these premises, the court directs that every stray dog found must be removed, sterilized and vaccinated as per ABC. ABC का मतलब है आपका ये if I'm not wrong animal birth control rules जो हैं, ठीक, but then shifted to a designated shelter and not released back to the same location. मेरा एक बेसिक सवाल ये है कि जिनके बच्चों की मृत्यु हुई थी किसी भी कुत्ते या डॉग या इनमें से किसी के द्वारा काटने से, क्या वह सभी लोग स्कूल या कॉलेज या हॉस्पिटल या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या बस डिपो या बस स्टैंड्स पे ही थे? वो तो कहीं भी हो सकते थे, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक स्टैंड लिया, फिर उस स्टैंड में बदलाव किया, फिर इस स्टैंड को खत्म करके जो स्टैंड लिया था उस स्टैंड में फिर बदलाव किया, और इसके बाद भी अभी जनवरी में यह मामला लगा हुआ है। और देखिए, ये पूरी चीज प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है, फर्स्टली स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज नीड टू ट्रीट perimeter control, waste management and animal handling capacity as a single project, and second, AWBI's protocols, Animal Welfare Board of India protocols must be concrete. They should spell out when a dog can be permanently relocated away from a campus, where it should go, minimum kennel and staffing ratios, mandatory vaccination records and periodic third party inspections. ये मैं आप लोगों की समझ पे छोड़ता हूं, आप ये बताइए कि यहां पे एक कॉन्क्रीट जजमेंट लाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों करनी थी, या फिर अगर ये जल्दबाजी हुई भी तो एक ही बार में जजमेंट आता। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद एक स्टेटमेंट दे करके खुद अगले 10 दिन में एक कैनाइन मूवमेंट होने की वजह से अपने स्टैंड को चेंज कर रहा है और फिर खुद ये रियलाइज कर रहा है कि नहीं नहीं, इसमें भी और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, तो क्या ये पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट जजमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूं।
फर्दर देखिए, एक और केस है टीएन गोदावर्मन तिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हो सकता है इस केस का नाम आपने ना सुना हो। यह है आपका अरावली माउंटेन रेंजेस का केस। अब सुनिए जरा, यहां पे 20 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब, चंद्रन साहब और अंजारिया साहब ने हेल्ड किया दैट अरावली हिल्स मस्ट इंक्लूड ओनली द हिल्स अबव द एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स व्हाइल कंटिन्यूइंग द माइनिंग प्रैक्टिस इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस। ये होल्ड किया गया 20 नवंबर को। जैसे ही 20 नवंबर को ये जजमेंट आया, पूरा इंटरनेट बर्स्ट हो गया, इरप्शन आ गया कि भैया अरावली हिल्स को बचाना चाहिए, वो नेचुरल बैरियर है, दिल्ली को बचाने की जरूरत है, हरियाणा को बचाने की जरूरत है, पंजाब को बचाने की जरूरत है, अलग अलग स्टेट्स को मतलब एक लॉजिक दिया जा रहा था, एक सेंसिबल लॉजिक दिया जा रहा था कि यहां पे ऐसा डिसीजन गलत है इस बेंच के द्वारा, क्योंकि इस डिसीजन से दिल्ली का अपना एक नेचुरल बैरियर खत्म हो रहा है। लेकिन यह जजमेंट जब आ गया, उसके बाद 29 नवंबर 2025, ये शायद टाइपो एरर है, 29 दिसंबर यानी कि लगभग एक महीने के अंदर अंदर जब पूरा इंटरनेट जो है वो इरप्ट कर जाता है, सोशल मीडिया पे बात होने लगती है, डिजिटल मीडिया पे बात होने लगती है, न्यूज डिबेट्स होने लगती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को रिपब्लिक भारत पे आकर के भी उनसे सवाल किए जाते हैं अर्नब गोस्वामी के द्वारा। उसके बाद ये जजमेंट हमको देखने को मिलता है। जजमेंट क्या है भाई? चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब, माहेश्वरी साहब और मासी साहब ने टू अपहोल्ड कंप्लीट जस्टिस एंड सर्व द ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट, द कोर्ट स्टेड the committee's recommendation together with the findings and directions in the judgment dated 20/11/25। मतलब इस जजमेंट ने इस जजमेंट को स्टे कर दिया। अब या तो ये वाला जजमेंट जल्दबाजी में था, या फिर इस जजमेंट के बाद जो एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट हुआ उसकी वजह से ये स्टेप लिया गया। दोनों ही केसेस क्या हमारे देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी को सपोर्ट करते हैं, उसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं? क्या आपका कहना है? कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अब यहां देखिए, दिस स्टे शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल द प्रोसीडिंग्स रीच लॉजिकल फाइनलिटी इंश्योरिंग दैट नो इरिवर्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोलॉजिकल मेजर्स आर undertaken under the current framework. Bench has directed constitution of high powered committee to clarify definition of Aravali hills and ranges and its ecological impact। देखिए, मैं बहुत रेस्पेक्टफुली ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये जजमेंट आया था 20 नवंबर 2025 को। हमारे देश के जो तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे BR गवई साहब, वो तब रिटायर होने वाले थे। अगर इतनी सारी कंडीशंस बन सकती थी तो फिर इस जजमेंट को इतनी जल्दी देने का क्या जल्दी थी? क्या रीजन था कि इस पे एक कॉन्क्रीट जजमेंट सुना देना इतना मैंडेटरी था कि हमने हमारे देश का जो एक नेचुरल धरोहर है, एक तरीके का हेरिटेज है हमारा अरावली हिल्स, उसको ही आपने माइनिंग के लिए ओपन कर दिया कि चलो भैया अब माइनिंग यहां पे शुरू की जाए। स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होंगे लेकिन माइनिंग की जा सकती है। अब आप बताइए, क्या हमारे देश में जुडिशरी वाकई में इंडिपेंडेंट है? एक और जजमेंट आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ये तो शायद हम जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स रहे हैं उनके लिए तो बहुत करीब है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस और रजनीश केवी वर्सेस के दीपा केस, ये दोनों जजमेंट्स को मैं कनेक्ट करके आप लोगों को समझाता हूं, और हार्डली 2 से 3 मिनट का ये वीडियो और बचा है। जो पहला जजमेंट है वो ये कहता है कि 3 ईयर प्रैक्टिस कंपलसरी होगी, एलिजिबल मतलब 3 ईयर प्रैक्टिस कंपलसरी होगी फॉर वन टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर सिविल जज एग्जामिनेशन। पहले फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स अपीयर कर सकते थे, अब उन्हें 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। के दीपा का जो केस है वो ये कहता है कि एक्सपीरियंस ऑफ सिविल जज विल बी काउंटेड फॉर द हायर जुडिशरी एग्जामिनेशन। मतलब जहां पे 7 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वहां पे कोई यदि व्यक्ति सिविल जज ऑलरेडी बन चुका है तो उसका जो जुडिशरी का एक्सपीरियंस है वो इक्विवेलेंट और बेहतर ही माना जाएगा प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से। ठीक, ध्यान रखना। अब इन दोनों जजमेंट्स का इंपैक्ट क्या होता है देश में? इसका इंपैक्ट होता है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स वर टेकन अवे द अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग इन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इनकी चांस टोटल खत्म हुई। दूसरा, raises an unexpected competition at the level of higher judiciary due to the new eligibility criteria। यानी कि एक तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स अब जुडिशरी का एग्जाम नहीं देने वाले, और साथ ही साथ जो लोग ये सोच रहे थे कि बाहर से हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे हायर जुडिशियल सर्विसेज में एडीजे रैंक पे, उनके लिए कंपटीशन कम नहीं होता, उल्टा उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि उनके साथ में एक ऐसा कैंडिडेट भी पेपर लिखेगा जिसके पास 7 साल का जुडिशरी का एक्सपीरियंस है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम हमारे देश में अगर किसी भी प्रकार का एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसको खत्म कर देना किस प्रकार का न्याय है? किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे को यदि आप 2nd और 3rd ईयर में यह कहें कि तुम्हें पीपीओ नहीं मिलेगा, तुम्हें कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तुमने जिस उम्मीद से क्लैट एग्जामिनेशन दिया है
उस उम्मीद को आज ही तोड़ दो, आज ही खत्म कर दो। हां, तुम 5 साल अपना लॉ कंप्लीट करो, उसके बाद 2 साल की प्रैक्टिस करो, 2 साल की इंटर्नशिप करो, उसके बाद तुम फर्दर अगर चाहो तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो फॉर प्लेसमेंट, ओपन प्लेसमेंट में तुम बैठ सकते हो। ये हमारे देश में जुडिशरी द्वारा दिए गए कुछ ऐसे शॉकिंग जजमेंट्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि और इस बात पे सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका वाकई में पूरी तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या नहीं है। ये सारे जजमेंट्स मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूं। आप सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप सभी इस देश के नागरिक हैं। आप सभी लोगों को न्यू ईयर की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर क्या ये एक गूढ़ प्रश्न नहीं है? और क्या ये प्रश्न हमें अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि ये जो सारे के सारे जजमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जजमेंट अभी अभी आपने देखा 3 ईयर प्रैक्टिस वाला, उसके अराउंड ऑलरेडी एक पुराना जजमेंट था 2002 का, शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट भी थी कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस करनी पड़े। ऑल्सो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि ये जजमेंट जो 3 ईयर प्रैक्टिस का आया था, इसके एनालिसिस में मैंने आप सभी लोगों को यह भी बताया था कि लगभग लगभग 18 जुडिशरीज की तरफ से, और नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ऑलमोस्ट 50% जुडिशरीज जो थी जिन्होंने यहां पे अपना वोट दिया था, वो कह रही थी कि 3 ईयर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। या तो वो कह रहे थे 2 साल प्रैक्टिस, या तो वो कह रहे थे 1 ईयर प्रैक्टिस, या तो वो कह रहे थे नो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो जब 50% ऑफ स्टेट जुडिशरीज ही ये कह रहे हैं या पीएससी ये कह रहे हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, 50%, तो केवल 50% के आधार पे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड कर देना 50% के आधार पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाए, 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया जाए, ये कहां तक सही है? और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें हाई कोर्ट लेवल पे भी देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी देखने को मिलते हैं। 2 जजमेंट जो मैं आप लोगों के साथ नहीं कवर कर पाया, सबसे पहला जेएसडब्ल्यू भूषण स्टील्स का केस और दूसरा बैन ऑन फायर क्रैकर्स केस। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक पेंडुलम अप्रोच, फ्लिप फ्लॉप अप्रोच देखने को मिला है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सभी से यह सवाल पूछें कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या नहीं है। और प्लीज अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है, या फिर हमारे देश की जो जुडिशरी है वो किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी इन्फ्लुएंस्ड है इन बॉडीज या इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। विद दैट बीइंग सेड, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।